हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। ये है हमारा 60 दिन का मिशन सिलेक्शन, जिसमें हम कर रहे हैं बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज है डे 9। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है 60 दिन का मिशन सिलेक्शन। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो ये है डे 9 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आज के जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है और थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं आज, ये मैं पहले ही बता दूं। तो बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड करिएगा। जो भी चीज़ आपको नहीं लगे उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कैसे जुड़ेंगे आप? वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। चले क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय मतेंद्र नाथ? मतेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या है? कपालिक, योगिनी कौल, कालमुख या त्रिक दर्शन? आंसर है इसका योगिनी कौल। ये योगिनी कौला इंग्लिश में बोलेंगे। इसका संबंध नाथ पंथ से भी है और ये तंत्र से जुड़ा एक पंथ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, योगिनी कौला। क्वेश्चन नंबर 2। In the ancient Indian system of education, with which word did disciples begin their studies? प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? 42वीं बिहार एपीओ परीक्षा 2011। तो इसका आंसर है ओम। ओम एक पवित्र शब्द माना जाता है, तो इस शब्द से ही प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य अपनी शिक्षा को आरंभ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल फॉलोअर एंड मेंबर ऑफ संघ? संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन बनी? यहाँ पे संघ का मतलब है वो संघ जो बौद्ध धर्म में फॉलो होता था। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 मुख्य रत्न माने गए हैं बौद्ध धर्म में। तो संघ में महिलाओं की एंट्री शुरू में नहीं थी। गौतम बुद्ध का मानना ये था कि महिलाओं की एंट्री संघ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पहली महिला कौन थी जिनको संघ में एंट्री मिली और आगे चल के फिर महिलाओं के लिए भी एंट्री खुल गई? तो आंसर है गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की फोस्टर मदर या फिर कह सकते हैं उनकी मौसी थी। तो उनको पहली एंट्री मिली संघ में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस स्टाइल ऑफ केरला? तो निम्नलिखित में से केरल का नृत्य शैली कौन सी है? तो ये सभी क्लासिकल डांसेस दिए गए हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कर्मा डांस का संबंध झारखंड से है, जबकि कथकली का एक ही ऑप्शन बचा है। आंसर होगा डी, कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम, यट्टम, ये दोनों शास्त्रीय जो नृत्य हैं ये केरल से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों याद रखिएगा, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है कुचिपुड़ी, वो भी याद रख लीजिए। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। तो आपके सारे क्लासिकल डांस आज रिवाइज हो गए हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5। हु लेड द टीम ऑफ लॉयर्स आर्गुइंग इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन 1916? 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाला वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत दमदार तरीके से बहस की थी बाल गंगाधर तिलक के लिए। बॉम्बे में ये मुकदमा चल रहा था और उसके बाद से ही सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, एकता का राजदूत यानी एम्बेसडर। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो देखिए, जब भी नई फसल आती है पूरे भारत में किसी न किसी रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। अब अगर इन सभी को देखें हम, ओनम त्यौहार केरल का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जो कि नई फसल आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जात्रा वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है और हरेली छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है। तो हमसे पूछा है तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा बी। पोंगल नाम का जो त्यौहार है वो नई फसल आने पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कुंभ मेला नॉट ऑर्गेनाइज्ड?
तो कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो कुंभ मेला हमें पता है जैसे हर 12 साल में आता है, अर्धकुंभ हर 6 साल में आता है और महाकुंभ हर 144 वर्ष में आता है, 12 गुना 12। तो अभी जो महाकुंभ गया है वो यही 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ था। अब ये जो कुंभ के मेले हैं ये देश के 4 मुख्य शहरों में इनका आयोजन होता है। कौन कौन से शहर हैं वो? सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज, इसके बाद हरिद्वार उत्तराखंड में जो है, इसके बाद उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, और चौथा नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। अब हमें देखना है कौन सा शहर इनमें से वो नहीं है। प्रयाग बिल्कुल सही है, हरिद्वार भी सही है, उज्जैन भी सही है। आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुलोम मैरिज इन्वॉल्व्स, अनुलोम विवाह में होता है अ मैन ऑफ हायर वर्णा एंड अ वुमेन ऑफ लोअर वर्णा, अ विमेन ऑफ हायर वर्णा एंड अ मैन ऑफ लोअर वर्णा, बोथ बिलोंगिंग टू सेम वर्णा, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला का शादी होती है या विवाह होता है। उच्च वर्ण की महिला या निम्न वर्ण का पुरुष दोनों समान वर्ण के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी और डी तो आंसर नहीं होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं वैदिक काल में 4 वर्ण हुआ करते थे जिनकी व्यवस्था इस प्रकार थी। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों की अपनी अपनी ड्यूटीज थी समाज में। अब अगर इंटर वर्णा मैरिज होती थी तो अगर उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की महिलाओं से शादी कर रहे हैं तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। आंसर इसका ए होगा। अगर उल्टा होता कि उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से शादी कर रही थी उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट ओन्ड लैंड कॉल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? भोग, राजकर, भाग या सीता। तो भोग, भाग ये जो थे ये सब लैंड रेवेन्यू थे। स्टेट ओन्ड से जो आता था वो आता था सीता। हाँ जी, सीता एक टैक्स का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, जो मौर्य काल में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कॉलम ए में कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। और कॉलम बी में दिया गया महेंद्रदत्त, कुमार देवी, प्रयाग इंस्क्रिप्शन, विक्रमादित्य। उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें या कॉलम बी में दिए गए हैं कुछ उपाधि, जैसे विक्रमादित्य हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम देखें सी का आंसर 4 है तो ए बी सी का आंसर 4 केवल एक ही में आ रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो चंद्रगुप्त, कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति पर अपना नाम लिखवाया था, समुद्रगुप्त ने अपना शिलालेख लिखवाया था। चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य की उपाधि और कुमारगुप्त महेंद्रदत्त की उपाधि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर जुआंग चुआंग अराइव इन इंडिया, चीनी यात्री युआंग चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो ये क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है जुआंग जांग, ये हेन सांग का ही दूसरा नाम है। हेन सांग, ये हेन सांग वही है जो हमने पढ़ा था H=H, यानी कि जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। तो जब ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया होगा तो क्या आंसर रहेगा? 630, 629, 628 या 636 AD। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेन सांग भारत में आया था जब हर्षवर्धन का कार्यकाल चल रहा था भारत में। क्वेश्चन नंबर 12, नियर विच रिवर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल लोकेटेड? तो सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के निकट पर है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और मैंने बताया था आपको लोथल गुजरात में स्थित है। ये एक तरह का बंदरगाह था सिंधु घाटी की सभ्यता में। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। तो जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीएस की आपके सिलेबस रेडी नहीं है तो इंडियन ज्योग्राफी से लेके इकोनॉमी तक सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है। पूरा जीएस का कोर्स भी आप खरीद सकते हैं जिसमें प्री मेंस इंक्लूडेड है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है।
इन नंबर्स पे कॉल करके वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्ले देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? कालिदास, वाणभट्ट, शूद्रक या विशाखदत्त? तो आंसर है इसका डी, सीधा रटने वाला क्वेश्चन है ये। देवी चंद्रगुप्तम का जो रचनाकार उनका नाम है विशाखदत्त। चले क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? 1931 कराची कांग्रेस, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी या 1942 वर्धा अधिवेशन? आंसर है इसका 1931 कराची में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भारतीयों को भी मौलिक अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले, इसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द शैवाइट सेंट ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड। यानी दक्षिण भारत के जो शैव संत थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो देखिए, शैव संत वो होते हैं जो लॉर्ड शिवा के उपासक होते हैं, यानी लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर जो शैव संत थे उनको बोला गया है नयनार, जबकि जो वैष्णव संत हैं उनको बोला गया है अलवर या आलवर। इसे याद रखना आपको, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। अभी इसने पूछा है शैव या शैवाइट सेंट कौन थे दक्षिण भारत के, आंसर हो जाएगा नायनार, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द बुद्धिस्ट स्तूपा बिल्ड बाय द शाक्य क्लान लोकेटेड। यानी शाक्य वंशों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रुमिंदेई या पिपरवा? तो आंसर है पिपरवा, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और यहीं पर जो स्तूप है उसमें साक्ष्य मिलते हैं कि वो शाक्य जो क्लैन है उसके द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, टू विच इंग्लिश प्रिंस वॉज बॉम्बे गिवन। यानी कि बम्बई किस अंग्रेजी राजकुमार को दे दिया गया था? दिया गया था मतलब उपहार में दे दिया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पोर्चुगीज़ ने 17वीं शताब्दी में ये दहेज में, डोरी में एक इंग्लिशमैन यानी कि एक अंग्रेज़ को मुंबई तोहफे में दे दिया था। कौन था ये? चार्ल्स टू, चार्ल्स वन, जेम्स टू या हेनरी? आंसर है चार्ल्स टू। तो चार्ल्स टू को यह उपहार में मिला था मुंबई शहर, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच माउंटेन रेंज आर द बाघ केव्स लोकेटेड। बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? मैकाल, बराबर, विंध्याचल या अरावली? तो आंसर है विंध्याचल। विंध्याचल में बाघ केव्स लोकेटेड हैं जो कि स्थित हैं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट गांधी वर्सेस लेनिन। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी सभी जानते होंगे, हमारा राष्ट्रपिता। लेनिन कौन है? लेनिन एक बहुत ही फेमस शासक रहा है रूस का, रशिया का, जो कि सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट मतलब विचारधारा उसकी समाजवादी थी। तो गांधी वर्सेस लेनिन की ये जो किताब है किसने लिखी? एम.जी. रानाडे, श्रीपद डांगे, मुजफ्फर मोहम्मद या एम.एन. रॉय? आंसर है श्रीपद डांगे। इनकी बड़ी फेमस किताब है, ये कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो याद रखिएगा गांधी वर्सेस लेनिन श्रीपद डांगे के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच एक्ट वॉज द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1892, 1909, 1919 या 1935? तो सही आंसर है 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं और इसी को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच डायनेस्टी हेल्ड द टाइटल मिर्ज़ा ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मध्यकाल में किस वंश की उपाधि मिर्ज़ा थी? सैयद वंश, करसना वंश, तुगलक वंश या मुगल्स? तो मुगल्स को ये उपाधि दी गई थी मिर्ज़ा, तो मुगल्स को मिर्ज़ा भी कहते थे। ध्यान रखिएगा, मुगल्स को तिमूरिद भी कहते थे। 2-3 नाम है ये। तिमूरिद क्योंकि ये तैमूर के वंशज थे, मिर्ज़ा उपाधि का नाम था, मुगल क्योंकि ये चंगेज खान मंगोल था उसके भी वंशज थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रतिरथ इज द नेम ऑफ विच डीटी। अप्रतिरथ किस देवता का नाम है, यानी कि दूसरा नाम है? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड रामा, बलरामा या रुद्रा? आंसर है लॉर्ड विष्णु।
लॉर्ड विष्णु को अप्रतिरथ भी कहा गया है और हिंदी में इस शब्द का मतलब होता है जिसका कोई मुकाबला करने वाला ना हो, अप्रतिरथ। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम वेयर डिड द वरकारी मूवमेंट ओरिजिनेट? वारकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र, और ये जुड़ा हुआ है भक्ति काल से। तो भक्ति काल में विट्ठल भगवान की पूजा से जुड़ा ये आंदोलन है वारकारी, जिसका संबंध है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्लास ऑफ पीपल वॉज रेफर्ड एज वतनदार? वतनदार इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग, कामगार वर्ग, सैनिक वर्ग या धर्माचारी वर्ग? आंसर है सामंत वर्ग। सामंत वर्ग मतलब जो जमीन और जमींदारी वर्ग था उसी को वतनदार भी कहा गया महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च द कैंपेन फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? साबरमती, काकीनाडा, वर्धा या फिर पुणे? तो गांधी जी की बात जब भी होती है अनटचेबिलिटी को लेकर तो हरिजन नाम का जो पत्रिका है वो गांधी जी ने चलाई इसके लिए। हरिजन नाम की ऑल इंडिया हरिजन एक सभा का भी निर्माण किया और इस शब्द का इस्तेमाल भी गांधी जी ने ही किया। तो हरिजन नाम से कुछ भी अगर पूछा जाए तो गांधी जी ही आंसर लगाइएगा। अगर बात करें कहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो आंसर है इसका सी, वर्धा। वर्धा से शुरुआत हुई इस अस्पृश्यता जागरूकता अभियान की। तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस जिसमें हमने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। 2 नए बैच शुरू हुए हैं अभी, बिहार एपीओ और बिहार जीए का जीके पेपर के लिए और यूपी एपीओ मेंस के जीके एग्ज़ाम के लिए। दोनों बैचेस की डेमो क्लास फ्री हैं, आप डेमो क्लास ले सकते हैं और इन नंबर्स पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।